हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम बढ़िया होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को भी एकदम बेहतर तरीके से आगे की ओर ले जा रहे होंगे। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इसका पहला का चैप्टर मतलब चैप्टर 1 जो था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ऑब्जेक्टिव भी और जो थ्योरी था वो भी कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये समझ लीजिए कि जो चैप्टर 1 पढ़े हैं उसी से रिलेटेड इसमें भी सारी बातें आपको देखने को मिलेगा। और जो अगर क्लास में एंट्री ले लिए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि एंड तक देखते रहे, क्योंकि जितना गहराई की ओर जाएंगे क्लास में बातें उतनी ही इम्पोर्टेंट होगी। शुरू जो चैप्टर का नाम रहता है, इससे चैप्टर का नाम जान लेने से आपका जो है एग्जाम में कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। जब तक कि आप इसको पूरा इंटरनल भाग को ना पढ़ लेते हैं तब तक कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो चलिए आज हम लोग जो है राजा, किसान और नगर, ये जो हमारा चैप्टर 2 है, इसको पूरी अच्छी तरह से आज कंप्लीट करेंगे। अगर आप ये हमारे साथ जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक बात तो आप कन्फर्म मानिए कि आपका एग्जाम में अगर इस चैप्टर से, ठीक है, अगर इस चैप्टर से का क्वेश्चन भी आ गया तो वो छूटने वाला नहीं है। वो क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। ठीक, तो राजा, किसान और नगर ये होता क्या है बाबू, थोड़ा सा हम पिछले चैप्टर से रिलेटेड है, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। हम लोग का जो पिछला चैप्टर था यानी चैप्टर 1 जो था वो क्या था, हड़प्पा सभ्यता में जो ईंट, मनके और उसकी अस्थियाँ जो मिली थी उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग उसमें सबसे लास्ट में एक टॉपिक ये भी पढ़े थे कि उसका पतन हो गया, और पतन का मतलब विनाश। हड़प्पा जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसका विनाश हो गया था। और विनाश होने का कारण भी हम लोग पढ़े थे, जैसे बाहरी आक्रमण, विदेशी आक्रमण या फिर प्राकृतिक आपदाएं, जिसकी वजह से क्या हो गया था, वो पतन हो गया था। तो अब वो जो सभ्यता थी वो जब पतन हुई तो पूरा मतलब समझिए कि कुछ ना कुछ उसका अवशेष जो है वो रह गया था। कोई चीज़ विनाश होता है तो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा विनाश हो जाए। उसी प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो अभी पूरा विनाश नहीं हुई थी, कुछ उसका जो अवशेष था, लोग जो थे वहाँ उस सभ्यता में रहने वाले जो लोग थे वो कुछ जीवित रह गए थे। कहने का मतलब अगर कोई एक गांव में जहाँ 100 या 500 नागरिक है वहाँ 10 या 5 नागरिक बचे थे पतन होने के बाद, तो लोगों में क्या हुआ कि अलगाव हो गया। लोग जहाँ का घनत्व, जहाँ लोग 100 लोग रह रहे थे वहाँ 2 लोग 4 लोग रहने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि आगे चल के जो है इसका परिवर्तन होने लगा, विकास होने लगा। ठीक है, तो विकास होने लगा तो पहले की जो सभ्यता, पहले लोग अमीर थे, अब हम ही लोग अभी यहाँ हैं। अचानक से भूकंप आ जाए, ठीक है, आपदा का मतलब क्या हुआ, जो अचानक से विपत्ति आ जाती है उसे आपदा कहते हैं। अचानक से भूकंप आ जाए, सारे घर मकान सब क्या हो जाए, गिर जाए, है ना, कुछ लोग दब कर मर जाए, कुछ एक आगो जिंदा भी रह जाए, तो क्या वह जो है जिस स्थिति में पहले थे क्या उसी स्थिति में अभी रहेंगे? नहीं रहेंगे, उनका स्थिति दयनीय हो जाएगी। तो क्या होगा, जिस तरह से वो पहले रह रहे थे उस तरह से उनको रहने में क्या होगा, धीरे धीरे उनका विकास होगा, तब वह फिर से उसी तरह से जीवन यापन करने लगेंगे। तो जो हड़प्पा वासी जो लोग थे, जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया तब वह धीरे धीरे विनाश हुआ, उसका नाम बदल कर रखा गया महाजन, है ना। हड़प्पा सभ्यता का विनाश होने के बाद जब एक सभ्यता उभर कर आई उसका नाम रखा गया महाजनपद। क्या रखा गया? महाजनपद। महाजन पद आप तुमने पढ़िएगा तो महाजन पद जो है वो 16 होता है ना। महाजन पद कितना होता है? 16। अभी महाजन पद क्या है इसके बारे में जो है हम लोग पूरा डिस्कस करें। तो महाजन पद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो अपना ही महाजन पद, जो बिहार के क्षेत्र में आता है। प्राचीन में पहले महाजन पद में मगध इसको बोला जाता था। आज हमारे बिहार के जिसका राजधानी राजगीर थी। तो महाजन पद जब हड़प्पा का पतन हुआ तब जब 16 महाजन पद में उभर कर आया, तो एक एक करके सारे महाजन पद को भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी महाजन पद को होता क्या, तो महाजन पद जो है यहाँ महाजन मतलब राजा का शासन रहता था। महाजन का, जैसे आप लोग कभी गए हैं सुनार की दुकान में, वहाँ लिखा रहेगा, जैसे जो सोना बेचेगा उसको महाजन बोला जाता, मतलब जो अमीर रहता है उसको महाजन बोला जाता। तो
महाजन पद यहाँ राजा जो था वो पूर्ण रूप से शासन करता था, और कहीं कहीं पर कोई कोई महाजन पद ऐसा था जहाँ पर समूह, मतलब उसका समूह शासन करता था। तो उस समूह में जितने लोग रहते थे सभी को राजा ही बोला जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हड़प्पा सभ्यता को खत्म होने के बाद, सभ्यता जो आई उसके खत्म होने के बाद जो सभ्यता आई है ना, उन्हें वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यह सभ्यता आर्यों के द्वारा बनाई गई। हम जस्ट कुछ देर पहले भी बताए थे कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसका पतन होने में बहुत दो चार कारणें थी, या विदेशी आक्रमण। तो जो ये आर्य लोग हैं ये क्या हमारे भारत के रहने वाले थे? नहीं, यह विदेश के रहने वाले थे, यह मध्य एशिया से आए है ना। मध्य एशिया से आकर हमारे भारत में रहने लगे और यह अपना जो है विधि व्यवस्था स्थापित कर दिए। जो हड़प्पा सभ्यता का वो काल था 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चला था, यह शहरी सभ्यता था। जबकि जो शहरी सभ्यता खत्म होने के बाद, यानी कि हड़प्पा सभ्यता खत्म होने के बाद जो वैदिक सभ्यता आई है ना, वैदिक सभ्यता जो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक इसका काल है, 1500 ईसा पूर्व में जो वैदिक सभ्यता आई वह सभ्यता मतलब शहरी नहीं थी, यानी नगरीय सभ्यता वो नहीं थी। वो कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो एक बात तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा ग्रामीण और शहरी से, कि जो हड़प्पा थी उसकी अपेक्षा ये जो वैदिक सभ्यता है ये कहीं ना कहीं गरीब सभ्यता है। मतलब यहाँ के लोग का रहने सहने का तौर तरीका जो होगा वो ग्रामीण होगा, और ग्रामीण लोग का रहने का व्यवस्था क्या होता है, और नगरीय में जो नागरिक होते हैं, शहरी जो लोग हैं उनका रहने का व्यवस्था क्या होता है, आप लोग भी समझ सकते हैं। देहात में जो लोग रहता है, एकदम ठेठ भाषा में समझिए तो देहात में जो लोग रहता वो सिर्फ किसी तरह से अपना पेट पालन ज़्यादातर करता, उतना इसको मतलब कि ऐशो आराम नहीं मिल पाता जितना शहर वाले लोग रहता है। गांव के लोग ये गर्मी के मौसम में बिना पंखे के भी छत पर जाके सो जाते हैं, लेकिन शहर वाले लोग उनको तो एसी के सिवा नींद ही नहीं आता। तो यूँ समझ लीजिए कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके बाद जो वैदिक सभ्यता उभर कर आई वो नगरीय से ग्रामीण में बदल गए, है ना। इस अध्याय में हम लोग 16 महाजनपद के बारे में जानेंगे। जब अभी कुछ देर पहले ही पढ़े थे, मतलब बताया था कि 16 महाजनपद होते हैं। तो ये चैप्टर में आपको जो है एक एक करके सारे महाजनपद के बारे में जो है आपको बताया जाएगा। ठीक है, विस्तार में पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार यहाँ आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक व्यवस्था थी। जो वैदिक सभ्यता में 16 महाजनपद हुए, इनका राजनैतिक, आर्थिक, है ना, जो भी विधि व्यवस्था थी वो कैसी थी, इसके बारे में जो हम लोग पूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर राजा, किसान और नगर की स्थिति कैसी थी। राजा, यह ग्रामीण सभ्यता। अब ग्रामीण सभ्यता में जो बड़े लोग रहते हैं उनका वैल्यू ज़्यादा रहता है, जो किसान रहते हैं, मजदूर वर्ग के लोग रहेंगे उनका वैल्यू कम रहेगा। तो वैल्यू कैसा था, इसका क्या था, उसके बारे में जो हम लोग, स्थिति कैसी थी इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी ये पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर राजा, किसान और नगर, ये सब नगर था भी तो विकसित तो था ही नहीं, क्योंकि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि वैदिक सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता। और ग्रामीण सभ्यता विकसित कहाँ, किस मतलब कि किस लेवल तक रह सकता है, कम ही रहेगा, है ना। नगर के अपेक्षा तो गांव कम ही विकसित रहता है। अगर गांव ही उतना विकसित हो जाए तो गांव को लोग गांव कहेंगे ही नहीं, शहर कहने लगेंगे, और शहर कहने लगेंगे इट मीन्स वो नगर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि जो कम विकसित है तभी उसको आप गांव कह सकते हैं, नहीं तो वो शहर में उसकी गिनती होने लगेगी। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ और बताते हैं कि जो महाजनपद हम लोग जाने, महाजनपद होता क्या है। महाजनपद जिस प्रकार से अभी जिला है या फिर डिस्ट्रिक्ट है, एक होता है बाबू महाजनपद और एक होता है जनपद, है ना। एक होता है, यहाँ पर लिखते हैं, एक होता है महाजनपद, है ना, और एक होता है जनपद। जनपद यूँ समझ लीजिए कि जनपद का मतलब घर का एक मेंबर और महाजनपद का मतलब घर के सारे मेंबर, है ना। उससे और ज़्यादा मतलब इतना में भी ना समझ में आया तो यूँ समझ लीजिए कि जनपद का मतलब होता है जिला। जनपद का मतलब क्या होगा, जिला, और महाजनपद का मतलब होता है राज्य। क्या होगा, राज्य। यानी कि जो महाजनपद है वो जनपद से बड़ा है। ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ एक ही बात है, जो महाजनपद है वो जनपद से बड़ा है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए यहाँ पर लिखा साफ
तरीके पे लिखा हुआ है कि जो महाजनपद है इसको आप डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, यानी सॉरी जनपद को आप डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, जनपद इसमें जिला। ऐसा भूमि का टुकड़ा या भूखंड जहाँ लोग अपना घर बताते हैं उसे जनपद कहा जाता है। ठीक है, भूमि का वह टुकड़ा, भूमि का वह हिस्सा, भूमि का वह भाग जिसे लोग अपना घर बताते हैं उसे जनपद कहा जाता है। जैसे फिलहाल अभी हम गया में रह रहे हैं तो अपना घर कहाँ बताएंगे, गया बताएंगे, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा जनपद हो गया। ठीक ना, लेकिन महाजनपद जो राज्य है हमारा उसको महाजनपद बोले। ठीक, तो वह भूमि का टुकड़ा जहाँ लोग अपना घर बताते हैं, गांव नहीं घर बताते। आप जब अपने स्टेट से बाहर जाइएगा ना तो वहाँ पर आपको पूछेगा आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप अपना ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट का ही नाम बोलिएगा, गांव का नाम नहीं बोलिएगा। कोई भी नहीं, अधिकांश लोग जो है डिस्ट्रिक्ट का ही नाम बोलता है। आप कहीं जैसे हम बिहार में रहने वाले हैं, बिहार के खास गया में अगर हम दिल्ली जाए या फिर मुंबई जाए तो वहाँ हमसे पूछेगा कि आपका घर कहाँ हुआ, तो हम वहाँ पर क्या बताएंगे, अपना गांव का नाम बताएंगे नहीं, डायरेक्ट अपना जिला बताएंगे, जो भी हो, गया नवादा जो भी हो। ठीक ना, तो वैसा भूखंड जहाँ लोग अपना घर बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं। ठीक है, जनपद का इस्तेमाल प्राकृतिक और सांस्कृतिक भाषाओं में मिलता है। जनपद का जो है इस्तेमाल वो प्राकृतिक और संस्कृत भाषाओं में जो है वो मिलता है। देखिए यहाँ पर एक बात और साफ तौर पे भी लिखा हुआ है, हालांकि पहले भी हम बता चुके हैं कि जनपद का मतलब जिला होता है और महाजनपद का मतलब राज्य होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं 16 महाजनपद। 16 महाजनपद जो कौन कौन है उसके बारे में, अंग वैशाली है ना, कौन कौन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महत्वपूर्ण परिवर्तनशील माना गया, परिवर्तनशील काल माना गया। रीजन है इसका, क्योंकि यह 6ठी शताब्दी जो है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है। आखिर इसको जो है परिवर्तनशील क्यों माना गया, क्योंकि यही शताब्दी में जो है वैदिक काल का आरंभ हुआ, उसके बाद बौद्ध धर्म स्थापित हुआ, जैन धर्म स्थापित हुआ, लोहा का खोज किया गया है ना। ये सब कौन से काल में किया गया था, कौन सी शताब्दी में, तो 6ठी शताब्दी में। यहाँ से लोगों का विकास शुरू हुआ। जैसे लोहा का खोज हुआ तो लोहा का खोज होने के बाद जो है लोग धीरे धीरे जो है विकास करने लगे। इसीलिए इस काल को जो है यानी कि 6ठी शताब्दी को परिवर्तनशील काल माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इस काल में अक्सर आरंभिक राज्यों, नगरों को लोहे के बढ़ते इस्तेमाल और सिक्कों के बढ़ते इस्तेमाल के साथ जोड़ा गया। देखो आज हम लोग जो सिक्का यूज करते हैं 1 रुपया 2 रुपया, ऐसे तो 1 रुपया चलता नहीं है, लेकिन 2 रुपया से स्टार्टिंग करेंगे, 2 या 3 रुपया। वो 5 रुपया वाला का जो 5 रुपया का जो सिक्का होता है वो शायद पीला टाइप का पीतल का हो सकता है या कुछ और का, लेकिन वो एक होता है स्टील का होता है शायद 2 रुपया वाला सिक्का है ना। लेकिन पहले आज के सिक्के के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो पहले सिक्का चलता था वह लोहा का चलता था। तो जो 6ठी शताब्दी है यहाँ से लोहा का सिक्का का इस्तेमाल और लोहा का इस्तेमाल मतलब कि इसका जो कर्म जो है वो बढ़ते रूप में हमें देखने को मिला। इसलिए इस काल को जो है परिवर्तनशील काल माना गया। ठीक, इसी काल में बौद्ध, जैन सहित अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं का विकास हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि इसी काल में जो है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का है ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो है विकास हुआ। ये सब धर्म सारा जितना भी धर्म है ना, ये सब धर्म जो है पहले से नहीं था है ना। ये सब धर्म जैसे बुद्ध भगवान से रिलेटेड है बौद्ध धर्म है ना, महावीर से रिलेटेड है जैन धर्म। तो इन लोग ये जो धर्म है ये सब 6ठी शताब्दी में उभरा है। ठीक है, पहले 6ठी शताब्दी के पहले ये सब धर्म का कोई नामो निशान भी नहीं था। ठीक, बौद्ध और जैन आरंभिक ग्रंथों महाजनपद का नाम में 16 राज्यों का उल्लेख हुआ। महाजनपद का मतलब राज्य, अभी हम बताए थे राज्य यानी कि स्टेट, जिसमें बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथ या जैन धर्म के कुछ ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपद यानी 16 राज्यों का जिक्र किया गया। वो धर्म पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि प्राचीन काल में जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था, पतन हो गया था, तब आर्य लोग आकर वैदिक सभ्यता स्थापित किए थे।
जिसमें जो है वह 16 महाजनपद यानी 16 राज्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इन ग्रंथों में लिखा है कि सभी महाजनपद बराबर नहीं था, और इसी बात है सभी को कुछ बराबर रहना इतना आसान नहीं होता। जैसे आज हमारा जो स्टेट है या फिर ज़िला है वो क्या सभी बड़ा है? नहीं बड़ा। जैसे हमारा बिहार राज्य है, बिहार राज्य की तुलना में अगर देखा जाए तो केरला या फिर अदर स्टेट जो है वो सब अलग अलग है। जैसे बिहार क्या है? अति पिछड़ा। बिहार को अगर गिना जाए तो वो हर कुछ में पीछा है, सिर्फ जनसंख्या में आगे है। लेकिन उसी के बाद केरल, उधर देखा जाए हरियाणा, ये सब क्या है? अच्छा है, बिहार की तुलना में सब अच्छा है। ठीक है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार से आज का स्टेट है ना, आज की राज्य है ना, सेम उसी प्रकार से उस काल के भी, वैदिक काल के भी राज्य था। सब राज्य जो था वो बराबर नहीं था। जैसे जितना बड़ा मगध था उतना बड़ा अवधी या वैशाली ये सब नहीं था, है ना। तो वही बात को यहाँ पर लिखा गया है कि महाजनपद बराबर नहीं था। वजी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, अवंती, गांधार जैसे ज्यादातर इन ग्रंथों में शामिल। जो बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म के ग्रंथ है उसमें कुछ नाम जो है ज़्यादा बार जिक्र किया गया है। ऐसे तो उसमें लिखा गया है साफ तौर पर कि 16 महाजनपद है, लेकिन कुछ नाम का जो जिक्र है वो बार बार किया गया है, जिसमें बज्जी, मगध, कौशल ये सब नाम याद रखिएगा। इसको एक बार और दोहराते हैं, बज्जी, कौशल, कुरु, मगध, पंचाल, अवंती, गांधार ये सब जो नाम है ज़्यादातर उसमें यूज में किया गया, मतलब यूज किया गया है लोग नाम का। तो इतना जान लीजिए कि अगर वो ग्रंथ में ये सब नाम का उल्लेख अधिक बार मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये सब जो 16 महाजनपद के कुछ राज्य जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये महाजनपद जो है वो महत्वपूर्ण महाजनपद में गिने जाते हैं। जिस महाजनपद का उल्लेख जैन धर्म या बौद्ध धर्म के ग्रंथों में ज़्यादा बार उल्लेखित किया गया उल्लेख है, ये समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं ये महाजनपद जो ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है ये महत्वपूर्ण भी अधिक होगा। ठीक है, अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था। अब इसके पहले भी हम बताए थे कि यहाँ जो है राजा, जिस प्रकार से आज हमारे भारत में लोकतंत्र, पहले ऐसा नहीं था। महाजनपद की बात किया जाए तो उस समय राजा का शासन होता था, है ना। राजा जो है वो शासन करते थे, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध महाजनपद में कई लोग का समूह शासन करता था। कुछ महाजनपद ऐसे थे जहाँ गण और संघ नामक जो संघ नामक संस्था थी, है ना, समूह था, वहाँ वो लोग शासन करते। जैसे कोई संघ हुआ तो संघ में जितने लोग रहते थे ना वो सब शासन करते थे। और जो संघ का मतलब क्या हुआ, संघ कोई अकेला संघ रहेगा नहीं, उसमें कम से कम 3, 4, 5 लोग रहेंगे, है ना। समूह संघ 3, 4, 5 लोग रहेंगे, वो सब शासन कर सकते। लेकिन उसकी एक खासियत थी कि उस समूह में जितना व्यक्ति था वो सब राजा कहलाता। ठीक है, वो संघ में जितने व्यक्ति रहते थे वो सब क्या कहलाते थे? राजा कहलाते थे। तो इससे क्या हमें पता चला कि महाजनपद में कहीं कहीं सिर्फ एक राजा शासन करते थे और कहीं कहीं पर गण या संघ नामक समूह जो था वो शासन करता था। लेकिन जितने भी गण या संघ में समूह रहते थे वो सब अपने आप में राजा कहलाते थे। ठीक है, चलिए यहाँ तक मामला सेट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, वो तो बहुत जरूरी, आज भी हमारे देश की राजधानी, हमारे राज्य की राजधानी है। उसी प्रकार से महाजनपद की भी क्या होती थी? राजधानी होती थी, जिसे किले से घेरा जाता था, घेराबंदी करके रखा जाता था। अगर आपका किला में कोई प्रवेश कर गया तो यूँ समझ लीजिए कि वो आप पर आक्रमण करना चाहता। पहले क्या होता था, पहले एरिया मतलब कि बड़ा जो राजा था वो अपना एरिया बढ़ाता था, कैसे? युद्ध करता था एक दूसरे से, एक राज्य के या एक महाजनपद के राजा दूसरे महाजनपद के राजा से युद्ध करते थे। जो जीत जाता था तो उसका राज्य जो है जीतने वाले में, हारने वाला का राज्य जीतने वाले में आ जाता था। इस प्रकार से लोग अपना अपना एरिया को बढ़ाते थे। तो उसका जो राजधानी रहता था, जैसे मगध की राजधानी राजगीर थी, तो यह किला बंदी था, घेरा हुआ था। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखा गया कि जो उसकी राजधानी होती थी उसे किला से घेरा जाता था। जहाँ के शासक व्यापारियों और किसानों का कर वसूलते थे, वहाँ के शासक जो थे वह शासक मतलब शासन करने वाला, वह व्यापारी से
किससे? व्यापारी से और किसान से कर वसूलते थे। कर का मतलब टैक्स। क्या होता है? टैक्स, है ना। जो आज हम लोग जीएसटी में कटवाते थे, ये क्या हुआ? ये ऑनलाइन कटवाते थे, हम लोगों को पता है। आज भी हम लोग उसको क्या है ना, टैक्स लिया जा रहा है, कर लिया जा रहा है, लेकिन लेने का तरीका अलग है। पहले का, आज का तरीका जो इनडायरेक्ट है, लेकिन पहले जो राजा लोग टैक्स लेते थे वो डायरेक्ट घर घर जाकर किसानों से या व्यापारियों से टैक्स लेते थे, ठीक है। उसी को कर कहा जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की थी। आप लोग से पूछा जा सकता है, भी आई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में, कि बताइए धर्मशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किस शताब्दी में की गई थी? तो आपको टिक आउट करना है 6वीं शताब्दी में, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? तो ब्राह्मणों के द्वारा। किस भाषा में की गई थी? तो संस्कृत भाषा में, ठीक है। एक लाइन में कितने क्वेश्चन बने हैं ये आप काउंट कर दे चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब बात। शुरू की कर दी थी। इनमें शासक अर्थात राजा प्रजा दोनों के लिए नियम का निर्धारण किया गया। जो महाजन पद में राजा और प्रजा रहते थे, दोनों के लिए जो है अलग अलग नियम बनाया गया था कि राजा है उसका क्या रूल। देखिए बिना रूल के कुछ भी नहीं चल सकता है। बिना रूल के ना तो राजा राज्य सही से कर सकता है, ना तो प्रजा सही से जीवन यापन कर सकता है। अगर रूल ही ना रहे, कोई शासन ही ना रहे, तो प्रजा भी अपने आप को राजा समझेगा और राजा को भी भिखारी बना दे सकता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है कि जो राजा था या फिर जो प्रजा था, दोनों के लिए जो है नियम का निर्धारण किया गया। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ, जो कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता का मतलब कि उदय हुआ, ये तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं, ठीक है। यह आर्य लोगों के द्वारा बनाई गई सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता जो है वो आर्य लोगों के द्वारा जो है वो बनाई गई है। यह सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चली थी। 1500 से 600 ईसा पूर्व। इसके बाद भी आगे जो विकास हुआ, मतलब ये सभ्यता का पतन हुआ। पतन होने के बाद भी आगे की जो जैसे धर्म आया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बारे में हम लोग आगे इसके बाद वाला चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे वैदिक मतलब कि जो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चला था, इसे वैदिक सभ्यता जो है वो कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के बारे में जानकारी वेदों से मिली। वेद आप लोग पढ़े होंगे, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब पढ़े हैं। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये सब वेद से जो है, ये जो वैदिक सभ्यता है, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली है? वेद से मिली। इसलिए इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता रख दिया गया, ठीक है। यह ग्रामीण सभ्यता भी कहलाता है कि यह तो शुरू से हम लोगों को पता है कि जो हड़प्पा था वो नगरीय सभ्यता है, जबकि वैदिक सभ्यता वो ग्रामीण, ठीक है। क्योंकि कोई अमीर व्यक्ति मतलब कि उसका विनाश हो जाए, वो गरीब व्यक्ति में ही उसका धीरे धीरे उदय होगा, फिर वो बाद में अमीर बन जाए, वो बात अलग है कि नहीं। यह ग्रामीण सभ्यता कहलाती है। यहाँ संस्कृत भाषा बोली जाती है। जो वैदिक सभ्यता वाले लोग थे, आखिर हम लोग का जो ये वेद जो है ना, वेद पुराण, वेद भी तो लिखा हुआ है वो संस्कृत भाषा में ही लिखा गया, ठीक है। तो जो वैदिक सभ्यता थी उसमें संस्कृत भाषा यानी संस्कृत भाषा का यूज किया गया था, उपयोग किया गया था। यहाँ कुछ भी लिखा जाता था, पढ़ा जाता था या फिर बोला जाता था, सब के सब संस्कृत भाषा में। आज तो वर्तमान में देखा जाए तो संस्कृत भाषा का धीरे धीरे जो है पतन के कगार पे। बहुत कम लोग संस्कृत जानते हैं और बहुत कम लोग पढ़ने की कोशिश भी बहुत कम करते हैं संस्कृत। यहाँ तक हमको तो लगता है आने वाला समय में लोग हिंदी लैंग्वेज को भी वैल्यू देना कम कर देंगे। लोग सीधा अंग्रेज बन रहे हैं आजकल के लोग, लेकिन पहले के लोग जो थे, वैदिक काल के लोग, वो संस्कृत भाषा बोलते थे। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें वेद में भी आप लोग पढ़िएगा तो सबसे पुराना वेद कौन सा था, सबसे बाद का वेद कौन था। संगीत का ज्ञान सामवेद से हम लोगों को मिला। तो इसके बारे में पूरा विश्लेषण हम लोग जब करेंगे तो एक एक वेद करके हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग वैदिक काल। इसी काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म सहित अलग अलग दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ यानी उदय हुआ, ठीक है। हम लोग ये बात भी जानते हैं। उत्तर वैदिक काल मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। वैदिक काल जब खत्म हुआ, उत्तर वैदिक काल आया, उसमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। तो
मतलब कि बौद्ध जो वैदिक काल था उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल आया उसमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुआ। ठीक है, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया, यानी कि नींव रखी। जो नंद वंश के शासक था, अंतिम शासक कौन था? धनानंद। ये धनानंद बड़ा अजीब टाइप के आदमी था बाबू, घमंडी जिसको हम लोग कह सकते हैं। इसको जो है चंद्रगुप्त का एक गुरु था चाणक्य। चाणक्य को यह जो है मतलब कि जब धनानंद के दरबार में चाणक्य गए थे तो उन्हें जो है बहुत ये समझिए कि अपमान पूर्वक उनको जो है अपना ये राजमहल से भगाया था, जिसका बदला लेने के लिए वो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाए, उसको जो उस लायक ज्ञान दिए और फिर युद्ध हुआ दोनों में, चंद्रगुप्त और धनानंद में, जिसे चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित कर दिया और मौर्य साम्राज्य का स्थापना कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग इसमें जो नेचुरल लैंग्वेज होता है, प्राकृतिक भाषा, ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक, वह भाषा जिसको अनपढ़ प्रजा राजा आसानी से समझ लेते उसे प्राकृतिक भाषा कहते हैं। अनपढ़ लोग, देखो हर लैंग्वेज तो ऐसा होता है जिसे मतलब पढ़ने का तरीका अलग हो लेकिन पढ़ना पड़ता है, वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, फारसी हो, उर्दू हो, अरबी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, भले उसका लिखने का या पढ़ने का तरीका अलग हो लेकिन हमें उसे पढ़ना पड़ता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ये प्राकृतिक जो लैंग्वेज है, प्राकृतिक भाषा है, वो ऐसा लैंग्वेज है जिसे अनपढ़ से अनपढ़ प्रजा पढ़ सकती। ठीक है, इसको अनपढ़ प्रजा पढ़ सकती है, राजा आसानी से, राजा भी यदि जो अनपढ़ हो तो वो भी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, उसे ही प्राकृतिक भाषा कहा जाता है। प्राकृतिक भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे अनपढ़ लोग के द्वारा समझा जा सकता है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में ही लिखे जाते हैं। जो पहले का अभिलेख था, है ना, अशोक के द्वारा भी बहुत सारे अभिलेख लिखे गए थे, तो जो प्राचीनतम काल में अभिलेख लिखा गया था वह प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। ठीक है, उसके पढ़ने के लिए उस काल का ज्ञान होना जरूरी था, पढ़ना लिखना नहीं पड़ता था। महाजनपद और मौर्य साम्राज्य। मगध आधुनिक बिहार, मगध जो कि प्राचीन में मगध था वो अभी वर्तमान में जिसको बिहार के नाम से जाना। पहले बाबू देखो यही कहा जाता है कि घमंड नहीं करना चाहिए इंसान। ये जो बिहार दिख रहा है ना, आज भारत के अति पिछड़ा राज्य में आता है, जबकि एक समय था जब यह महाजन 16 महाजन पद में एकमात्र अकेला ऐसा महाजनपद था जो सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा एरिया मगध के पास था, सबसे ज़्यादा विकसित मगध था। लेकिन आज क्या हुआ, सबसे कमज़ोर में गिनती आ रहा है। 16 महाजनपदों में प्रथम महाजनपद मगध महाजनपद है। मगध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब समय थी, उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कोई था तो अपना बिहार का प्राचीनतम नाम मगध। ठीक है, लेकिन आज इसका देखो अभी भी अगर मेहनत करेगा ना तो बिहार में अभी भी विकास होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई अकेला करेगा तो कभी नहीं हो पाएगा। यहाँ मगध महाजनपद के शक्तिशाली बनने अथवा होने के कौन से कारण थे? जैसे कोई भी चीज़ अगर अमीर होता है या गरीब होता है उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति जॉब ले रहा है तो उसका कारण है, कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो उसका कारण है, हर किसी का कारण होता है। उसी प्रकार से जो मगध महाजनपद शक्तिशाली था तो वो क्यों शक्तिशाली था, इसका रीजन क्या है वो भी इसमें बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ खेती की उपज अच्छी खासी बढ़ोतरी अथवा उपज का ज़्यादा होना गंगा से सोन नदी का कारण, गंगा और सोन नदी जो थी यह बिहार में। ठीक है, खेती जो है यहाँ अच्छे तरीके पे किए जाते थे। खेती यहाँ जमीन जो थी यहाँ का उपज अच्छा होता था क्योंकि यहाँ का जमीन अच्छा था, उर्वरक क्षमता जो है जमीन की अच्छी थी। ठीक है, तो पहला कारण क्या हुआ कि जो मगध जो है इसका शक्तिशाली होने का पहला कारण कि यहाँ खेती बाड़ी अच्छी होती थी, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ का जमीन उपजाऊ था, उपज अच्छी होती थी। दूसरा कारण है कि यहाँ की गंगा नदी और सोन नदी जो थी जिसके कारण भी जो है यहाँ का शक्तिशाली होने का यह भी एक प्रमुख कारण है। ठीक है, जंगली क्षेत्रों में हाथी का उपलब्ध हो
जिसे जो कि सैनिक का काम आते थे। देखो पहले युद्ध किया जाता था, अभी हम जस्ट कुछ मिनट पहले बोले थे कि लोग जो है अपना एरिया युद्ध करके बढ़ाते थे, युद्ध करते थे, तो आज जो है सीधे बंदूक से उड़ा देता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले बंदूक था ही नहीं। अरे सिर्फ लोहा लोग जानते थे, सिर्फ लोहा रहने से बंदूक हो जाएगा? नहीं ना, उसके लिए इस्पात चाहिए, जो जो उसमें लगते हैं वो सही। तो वो सब कुछ नहीं था पहले लोग जो है इतना विकसित नहीं थे जितना आज है। तो लोग पहले हाथी से, मतलब कि हाथी को सवारी बनाकर तलवार से या जो चीज़ पहले का औजार था उससे युद्ध करते थे, ठीक है, तीर वगैरह। तो जंगल में, यहाँ बिहार में आज भी जंगल बहुत है, बिहार में चल रही है राजगीर तरफ अभी भी। ये सब जो है ना बाबू कहानी नहीं है, रियल में हुआ है ना। ये सब जो है रियल हुआ, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ये इतिहास का कोई मनगढ़ंत बात नहीं लिखा है, लिख दिया मिला जुला के। ये सब रियल है ना, सच्चाई है। आज भी आप राजगीर में चल रही है ना, उस एरिया में आपको बहुत जंगल अभी भी मिलेगा। अब ये समझ लीजिए उतना दिन के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आज की कितना दिन होता है, इतने दिन के बावजूद भी अगर इतना जंगल है तो उस ईयर में, मतलब कि उस काल में कितना हो जंगल अधिक था, जो है हाथी जिसके वजह से अधिक रहते थे। और हाथी अधिक रहते थे तो लोग जो है अपना सवारी बनाकर युद्ध करने में काम लाते थे, और युद्ध करके अपना एरिया साम्राज्य को क्या करते थे, बढ़ाते थे। तो इसका अमीर होने का यानी शक्तिशाली होने का कारण आप लोगों को यहाँ पर बता दिया गया, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। लोहे की खदानों का प्रचुर मात्रा, लोहा की उपलब्धता जिससे तरह तरह के हथियार या उपकरण बनाए जाते हैं। और कोई धातु के बारे में तो ज्ञान नहीं था, लेकिन लोहा के बारे में ज्ञान अच्छी तरह से, जिससे जैसे हाथी, देखिए हमारे सवारी करने के लिए हाथी तो था ही, हमारे पास भोजन करने के लिए उपजाऊ मिट्टी था ही। अब रहा के हथियार बनाने के लिए धातु, जो कि लोहा भी हमारे पास प्रचुर मात्रा, प्रचुर करने का मतलब जितना चाहिए उतना था, ठीक है। प्रचुर करने का मतलब हुआ कि जितना हमें लोहे की ज़रूरत है उतना लोहा था, ठीक है। तो उपलब्धता जिससे तरह तरह के हथियार या उपकरण बनाए जाते थे। अब युद्ध में करने जाइएगा तो खाली हाथ जाइएगा तो क्या युद्ध में आप जीत पाइएगा? उसके लिए हथियार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हथियार बनाने के लिए हमारे पास लोहा भी था, जिससे राजा लोग क्या करते थे, उपयोग में लाते थे, ठीक है। गंगा इसके सहायक नदियों आवागमन का आसान होना, क्योंकि यह सस्ता और सुलभ, जो आसानी से मिले अर्थात दुर्लभ, इसे जो है साबित हुआ। ध्यान से समझिएगा, गंगा और इसकी सहायक नदी जो कि आवागमन करने में आसान होती थी। जैसे नदी थी, नदी में नाव बनाया, इधर से उधर चला गया, आसानी से चला गया, ठीक है। आवागमन, क्योंकि यह जो है रास्ता सुलभ होता था। नदी का जो रास्ता है आवागमन करने में आसान होता है। पहले नाव बनाते थे, नाव से आते जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, है ना। इस महाजनपद के आसपास पहाड़ियाँ थी, जिससे यह सुरक्षा मिलता था। देखो आज भी हमारा बिहार में आइएगा तो क्या देखिएगा, ई एरिया में खासकर गया से आप राजगीर वाला एरिया में जाइएगा तो यहाँ चारों तरफ आपको मिलेगा, पहाड़ मिलेगा। जैसे अगर इधर देखिए यहाँ राजगीर का पहाड़ हो गया, फिर बगल में तपोवन है, यहाँ भी पहाड़ है। फिर चले जाइएगा गहलोर, जो बिहार के होंगे, खासकर गया नवादा के लगभग में, वो तो हम जो बोल रहे हैं वो सारे जगह का नाम उन्हें पता होगा। फिर इधर गहलोर टाइप भी इधर पहाड़ है, जो कि दशरथ मांझी द्वारा काट कर रास्ता बना गया, है ना। यहाँ छोटे से बड़े पहाड़ों, समझिए कि पूरा ये बिहार को ही पहाड़ के द्वारा घेरा हुआ है ना। यहाँ पहाड़ बहुत सारे थे, जिससे क्या होता था, सुरक्षा। अब आपको लगेगा पहाड़ से सुरक्षा कैसे होगा? पहाड़ से सुरक्षा इस प्रकार से होता था कि जब हमारा घर, जैसे चारों तरफ, मान लीजिए ये हमारा घर है ना, इसके चारों तरफ अगर पहाड़ है तो एक चीज़ तो है कि ये एरिया जो हमारा एकदम कंफर्म। अब कोई पहाड़ के ही पटी आएगा, उसको पहाड़ के इस साइड आकर आक्रमण करने में वक्त लगेगा। उतना देर में हम अपना सेना तैयार कर सकते हैं, और सेना तैयार कर सकते हैं, ऑब्वियस बात है कि हम युद्ध भी जीत सकते हैं। तो जिसके वजह से क्या होता था, यह पहाड़ जो है वह हमें सुरक्षा प्रदान करती थी। यानी कि जो महाजनपद में मगध महाजनपद के जो राजा थे, उन्हें ये सब चीज़ों से हेल्प मिली थी, जिसके वजह से यह शक्तिशाली राज्य में आता था, ठीक है। मगध के राजा योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक, कुछ भी एक चीज़ शक्तिशाली नहीं हो सकता।
जिस प्रकार से एक कारण से कोई विनाश नहीं कर सकता है, उसी तरह से कोई एक चीज़ से शक्तिशाली भी नहीं बन सकता। यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था सही थी, यहाँ पर लोगों का रहने का व्यवस्था सही था, हाथी का व्यवस्था, मतलब कि जंगल बहुत थे जिसके वजह से हाथी बहुत रहते थे जो कि युद्ध करने में काम आते थे। लोहा का प्रचुर मात्रा था जिससे हथियार बनाया जा सकता था। एरिया चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ था जिससे सुरक्षा प्रदान होता था। साथ ही साथ यहाँ के शासक भी योग्य थे जिससे युद्ध करने में एकदम भिड़ जाते थे और जीत कर आते थे, है ना। महत्वाकांक्षी थे शासक, यानी राजाओं की नीति बहुत अच्छी थी। मतलब नीति का कहने का मतलब रूप, है ना, अक्कल बहुत अच्छा था, जिससे क्या था, ये जहाँ भी जाते थे युद्ध अपना नीति बनाकर, रणनीति में बनाकर जाते थे और युद्ध को जीत कर आ जाते थे। ठीक है। नोट, झारखंड पहले बिहार में आता था, सही बात। झारखंड जो ये तो 2000 में अलग हुआ है ना। झारखंड पहले जिस प्रकार से पाकिस्तान जो है भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सब, उसी प्रकार से ये झारखंड भी जो है ना ये बिहार का हिस्सा था। ये हाल फिलहाल में अलग हुआ था। ठीक है। अर्थात मगध जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से पृथक हो गया। अभी हम जस्ट बताए कि 2015 नवंबर 2000 में क्या हुआ कि बिहार अलग, झारखंड अलग, दोनों अलग अलग राज्य बन गया। हालांकि इसके पहले जो झारखंड भी था वो भी बिहार में ही गिनती आता था। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे मगध साम्राज्य जो है, यानी कि मगध महाजनपद, इसका शक्तिशाली होने का कारण आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। ठीक है। चलिए, जो भी पढ़ रहे हैं उनसे उम्मीद है हमें वो अभी मन लगाकर इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही आपका ध्यान इधर उधर गया नोटिफिकेशन पे बाबू, तो ऊपर ऊपर पढ़ाया हुआ इधर से सुनिएगा, इधर से निकल जाएगा। पढ़ने के लिए जो है आपके पास माइंड को जो है कंसंट्रेट करना बेहद जरूरी होता है। ठीक है। जैन तथा बौद्ध लेखकों के अनुसार मगध का शक्तिशाली बनने के कारण, ये तो हम लोग जो है ऊपरी ऊपरी जान गए कि ये सब रीजन था जिसके वजह से जो है मगध शक्तिशाली। अब बौद्ध धर्म के कुछ लाइन में एकदम एक एक करके लिखा गया कि क्या कारण था जिससे मगध जो है वो शक्तिशाली राज्य में आता था। पहला, मगध शक्तिशाली बनने का कारण विभिन्न शासकों और राजाओं की नीति अच्छी थी। ये तो हम पहले भी जाने हैं। यहाँ के राजा भी योग्य था, महत्वाकांक्षी था, जिसके कारण जो है यह राज्य हमारा, यानी कि महाजनपद जो मगध है वो शक्तिशाली था। ठीक है। जैन बौद्ध के अनुसार अजात शत्रु महाजनपद नंद जैसे प्रसिद्ध राजा जो है बहुत महत्वाकांक्षी थे। अजात शत्रु के नाम आप लोग सुने हैं। अजात शत्रु ये जो मगध का जो पीतहंतक है, वंश में आता है, पीतहंता कहा जाता है अजात शत्रु को। हर्यक वंश है ना, हर्यक वंश के नाम आप लोग सुने होंगे। तो अजात शत्रु जो है वो महापद्मनंद जो है, ये सब राजा बहुत एकदम शक्तिशाली थे। शक्तिशाली का मतलब ये बहुत ही योग्य शासक थे, जो कि अपने साम्राज्य को विकसित करने में, शक्तिशाली बनाने में इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है। शुरुआत में राजगिरी, क्या लिखा हुआ है जी, राजगाह लिखा हुआ है, होगा राजगिरी, क्या होगा, राजगिरी। ठीक है। राजगिरी जो कि अभी वर्तमान में इसका नाम राजगीर है। ठीक है। राजगिरी राजा की राजधानी थी। मगध राज्य की क्या थी, राजधानी थी, है ना। राजगिरी राजाओं का, अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ जाने कि राजगिरी का मतलब क्या है, देखो यहाँ राजगिरी कहाँ लिखेंगे, राजगिरी है ना, राज जोड़ गिरी, राज का मतलब क्या होता है, राजा। राज का मतलब होता है राजा और गृह का मतलब होता है घर, यानी कि राजाओं का घर, इसका जो है शाब्दिक अर्थ होता है राजगिरी। इसलिए जो है राजगिरी नाम रखा गया क्योंकि यह अच्छे अच्छे राजाओं का घर है। आगे चलकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र को मगध का राजधानी बनाया गया। शुरू में मगध की राजधानी राजगिरी थी। हालांकि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, इसमें 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ से मतलब पटना, जो कि फिलहाल इसका नाम पटना है, उसको पटना को यानी पाटलिपुत्र को जो है मगध की राजधानी बना दिया गया। ये राजधानी जो है ना, राजा लोग अपने हिसाब से चेंज करते रहते थे। जो वहाँ के शासक होते थे वो राजधानी को अपने हिसाब से देखते थे कि हमें कहाँ से युद्ध करने में अच्छा रहेगा, उसके हिसाब से वो अपनी राजधानी को भी चेंज कर देते थे। ठीक है। चलिए, प्रारंभिक और आरंभिक मौर्य साम्राज्य क्या था, इसके बारे में जानिए। इधर मगध का विकास हो रहा था, इसके साथ साथ मौर्य साम्राज्य का अस्तित्व में आया।
जैसे मगध का धीरे धीरे विकास हो रहा था, है ना, मगध का विकास हो रहा था, धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य भी अपना अस्तित्व में आने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक थे, फाउंडर थे। मौर्य वंश का फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। ये कब? 321 ईसा पूर्व में, लगभग 321 ईसा पूर्व में इसका स्थापना किया गया था। मौर्य साम्राज्य का शासन का क्षेत्र यानी इसका फैलाव जो था वो पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आज के पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है ये अपना भारत ही था। ये बाद में जो है 1947 में हमसे पाकिस्तान यानी भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, ठीक है। कलिंग पर विजय कौन पाई थी? अशोक। यानी कलिंग से जब युद्ध हुआ था तो अशोक जो था मौर्य साम्राज्य के ही एक शासक थे जिसका जीत हो गया, ठीक है। कलिंग आधुनिक उड़ीसा में है। उड़ीसा का ही प्राचीन नाम अगर देखा जाए तो वो कलिंग था, ठीक है। यहाँ पर कलिंगा लिखा हुआ है बाबू, कलिंग होगा, ठीक ना, टाइप मिस्टेक हो गया था। अब इसका स्रोत, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी कैसे मिली, है ना। पहले जो हुआ था उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिली? कुछ ना कुछ उसका लिखा हुआ अवशेष मिलेगा तभी ना जानेंगे, ऐसे कोई उठक्कर से थोड़ी कर देगा। वहाँ पर देखिए अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो होता है रिकॉर्ड वो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। कुछ देर पहले ही बताए थे प्राकृतिक एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे अनपढ़ प्रजा और राजा दोनों समझ लेते, है ना। इसलिए अशोक जो थे मौर्य साम्राज्य के ही रहने वाले एक योग्य शासक थे, है ना। चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त का बेटा थे अशोक। अशोक जो थे यह मतलब कि समझिए कि एक प्रकार से योग्य राजा में गिनती इनका होता था, ठीक है। इनका भी अभिलेख था जो ज़्यादातर कौन सी भाषा में मिला था? प्राकृत भाषा में। पश्चिमोत्तर से प्राप्त अभिलेख, है ना, अरामेकई यूनानी भाषा में पाए गए। जो पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम दिशा से कुछ अभिलेख मिले हैं वह कौन सी भाषा में पाए गए? तो यूनानी भाषा में, लेकिन ज़्यादातर अभिलेख जो प्राकृतिक भाषा में ही मिले, ठीक है। ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा में या ब्राह्मणी लिपि में। देखिए पूछेगा कि बताइए अशोक के द्वारा लिखे गए अभिलेख जो कि चंद्रगुप्त यानी कि मौर्य वंश के एक शासक थे अशोक, उनके द्वारा लिखा गया अभिलेख किस भाषा में मिलता है? तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन आता तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। लेकिन यदि जो पूछेगा पश्चिमोत्तर भाग में कौन सी भाषा में मिलता है तो यूनानी भाषा में। लेकिन पूछेगा कि ज़्यादातर कौन से भाषा में मिलता है तो आप बोलिएगा प्राकृतिक भाषा में। लेकिन वही बदल कर अगर पूछ दे कि कौन सी लिपि में मिलती है तो वहाँ पर आपको जो है ब्राह्मणी लिपि को रिकॉर्ड करना होगा। यूनानी और अरामेकई लिपियों का इस्तेमाल अफगान में मिले हैं, है ना। अभिलेख में किया गया। देखिए पश्चिमोत्तर किधर होता है? पश्चिम और उत्तर। हम आप लोगों को दिशा अगर पता होगा तो पता होगा कि इधर उत्तर होता है, इधर उत्तर, नीचे आता है तो दक्षिण, है ना, इधर पूरब और इधर पश्चिम, है ना। अब बोला है पश्चिमोत्तर भाग, पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम भी और उत्तर भी, तो पश्चिम भी और उत्तर भी ये भाग। अब ये भाग में आपको पता होगा कि यहाँ भारत है तो यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है। तो जो अफगानिस्तान वाला अभिलेख है वो कौन सा भाषा में है? वो यूनानी भाषा में है जिसको अरामेकई भी कहते हैं। और अरामेकई में जो है ये इसमें जो है ये अफगानिस्तान में जितना अभिलेख मिलता है कुछ अगर हिगरा के पूछ दिया कि अशोक के द्वारा बनाए गए अभिलेख जो अफगानिस्तान में है वो कौन से भाषा के है तो वो यूनानी भाषा के है, ठीक है। वो कौन सी लिपि के है तो अरामेकई लिपि के है, ठीक। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश के बारे में जानकारी के कुछ प्रमुख स्रोत। मौर्य वंश के इतिहास का निर्माण करने के लिए इतिहासकारों ने अलग अलग प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया। जिसको जिस चीज़ से मिला वो उस चीज़ से जो है इसका मौर्य साम्राज्य के बारे में वो जानकारी ढूंढ मिलेगा। पहला मूर्ति कला का अध्ययन, जो मूर्तियाँ मिली उससे यह अध्ययन किया, गौर विचार किया और मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखना चालू कर दिया। मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका पुस्तक, यहाँ पर बाबू इसको याद रख लीजिएगा, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। पूछेगा कि बताइए इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वहाँ पर आपको जो है मेगास्थनीज साहब का नाम एकदम मुंह पर याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो आप यूँ जान लीजिए कि आपका एग्जाम से ऑब्जेक्टिव अगर पूछा तो 1 नंबर गया,
है ना, कंफर्म मानिएगा। मौर्य वंश के दरबार यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, जो मेगास्थनीज थे यूनानी राजदूत थे वो आए थे। मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका पुस्तक का भी अध्ययन इतिहासकारों ने किया, जिससे मौर्य वंश के बारे में काफ़ी जानकारी मिली। क्योंकि यूनानी क्या बोल सकते हैं, यूनानी राजदूत जो थे मेगास्थनीज, वो जब अशोक के दरबार में आए थे, सॉरी मौर्य वंश यानी चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, तब इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम इंडिका था। इंडिका पुस्तक में जो है यह पूरा मौर्य वंश का विवरण दिए हैं, जिससे इतिहासकारों को मौर्य वंश की जानकारी देने में बहुत काफ़ी मदद हुआ है। ठीक है, उसके बाद अर्थशास्त्र पुस्तक। अर्थशास्त्र पुस्तक, ये देखो अर्थशास्त्र ये सब्जेक्ट, एक अर्थशास्त्र पुस्तक, दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। जो हम लोग अर्थशास्त्र पुस्तक पढ़ते हैं वो अलग सब्जेक्ट हो गया बाबू। यहाँ पुस्तक का नाम जो है, एक पुस्तक किताबें का नाम है अर्थशास्त्र। यह किसके द्वारा लिखा गया था? चाणक्य के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम कौटिल्य है। ठीक है, चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त के गुरु थे, चंद्रगुप्त के गुरु थे कौन? चाणक्य। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया अर्थशास्त्र। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मुख्य स्रोत अर्थशास्त्र भी है। अर्थशास्त्र में जो है, ऐसे जो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो रुपया पैसों से संबंधित होता है, जो लेकिन जो चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है, इसमें चंद्रगुप्त का राजनैतिक व्यवस्था क्या था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि इस अर्थशास्त्र में कुछ भागों की रचना कौटिल्य या पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए हैं। कुछ राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ या तो इनके पुस्तक में मिले, या फिर कुछ स्तंभ जो होता है अभिलेख, उस पर भी लिखाया गया है। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य का प्रशासनीय व्यवस्था के बारे में चर्चा अशोक के अभिलेखों में विस्तारित रूप से किया गया है। मौर्य साम्राज्य का शासन का प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र थे। कितने राजनीतिक केंद्र थे? तो 5 राजनीतिक केंद्र थे। चलिए कौन कौन थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रांतीय केंद्र, प्रांतीय केंद्र, तक्षशिला, हाल में इसको पाकिस्तान में ये पड़ता है। ठीक है, तक्षशिला जो है वो कहाँ का? अभी वर्तमान में देखा जाए तो ये पाकिस्तान का ये एरिया। स्वर्णगिरी, उज्जैनी, तोसली, ये सब उसका जो है मगध का वो प्रांत था। राजधानी पाटलिपुत्रा, मगध की राजधानी कहाँ थी? वो पाटलिपुत्रा थी। ठीक है, तक्षशिला उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था। तक्षशिला पाकिस्तान में है, उज्जैनी मध्य प्रदेश में उज्जैन पड़ता है, तो दोनों के बीच जो है वो दूरी वो क्या था? बहुत अच्छा खासा था। स्वर्णगिरी, सोने का पहाड़ जो कि कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ सोने का खदान के लिए उपयोगी था। स्वर्णगिरी जहाँ ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, यहाँ सोने का खदान था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए भूमि और नदियों का आवागमन के लिए काफ़ी आवश्यक था। मौर्य साम्राज्य को चलाने के लिए भूमि और नदी का आवागमन बेहद जरूरी था, जो कि बिहार में है। सोन नदी को ले लीजिए, गंगा नदी को ले लीजिए, या फिर गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ जो कि बिहार में है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का शासन के प्रमुख 5 राजनीतिक थे। पहला पाटलिपुत्र यानी मगध, है ना। प्रांतीय केंद्र तक्षशिला पाकिस्तान, स्वर्णगिरी, तोसली और उज्जैन। ठीक है, ये सब तो अभी तक पढ़े। मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण क्यों था? चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मौर्य साम्राज्य को इतना महत्वपूर्ण दृष्टि से क्यों देखा गया? क्योंकि मगध अगर शक्तिशाली था, तो मगध के शक्तिशाली होने के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का जो संस्थापक थे, इनके भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब इतिहासकारों ने 9वीं शताब्दी का इतिहास लिखना शुरू किया, तो इतिहास का प्रमुख कालखंड मौर्य साम्राज्य को माना गया। मतलब कि इनमें अगर इतिहास में देखा गया 20वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में, तब उसमें एक ही नाम बार बार आने लगा, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, इस समय भारत ब्रिटेन के अधीन था, अर्थात औपनिवेशिक देश था। भारत जो है वो ब्रिटेन के अधीन था, गुलाम था, इसलिए भारत कैसा देश था? औपनिवेशिक देश था। इतिहासकारों का आभास हुआ कि अशोक बहुत शक्तिशाली शासक थे। इससे देखो क्या फील हुआ कि आज जो है हम लोग देखते हैं कि भारत जो है वो ब्रिटेन के मान लीजिए औपनिवेशिक देश है, मतलब गुलाम है। लेकिन आज के पहले जो भारत था वो गुलाम नहीं था,
इससे क्या फील होता है कि आज के राजा के अपेक्षा पहले के जो राजा था वो जरूर शक्तिशाली था, तभी तो गुलाम नहीं होने दिया। लेकिन जो आज का राजा है वो कहीं ना कहीं उस राजा से कम शक्तिशाली है, जिसके वजह से अगला देश इसे गुलाम बना लिया है। ठीक है, तो इतिहास का कुछ बातें अनुमान लगाकर भी लिखे हैं। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना और इसके किए गए कर्म को सीख लेने की चेष्टा की। मौर्य साम्राज्य 100 साल तक ही चल पाया, यह महाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया। मौर्य साम्राज्य लगभग 100 साल तक चला। जो महाद्वीप है यानी महादेश है, इनका सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया, क्योंकि अकेला व्यक्ति इतना युद्ध करके किसी राष्ट्र को जीत सकता है ना। यहाँ की साम्राज्य की सीमा के अंदर भी अशोक का नियंत्रण एक समान नहीं था। मतलब अशोक का जो नियंत्रण था वो एक समान हर समय एक जैसा नहीं था। ठीक है, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि कोई राजा जैसे आज शक्तिशाली है, आज हम मतलब कि मेरे पास पूरा एकदम आप मजबूत है, क्या बुढ़ापा आने तक आप उतना ही मजबूत रहिएगा? नहीं रह पाइएगा। उसी प्रकार से हर व्यक्ति में होती है। राजा जो अशोक थे वो जितना शक्तिशाली अपने युवावस्था में थे, उसके बाद दिन प्रतिदिन क्या हुआ, उनमें परिवर्तन होते गए, जिसके वजह से है कि यह ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा महाद्वीप को नहीं जीत पाए। अशोक धर्म, अशोक बौद्ध धर्म को कब अपनाए थे? अशोक का अभिलेखों का माध्यम जो है धर्म से प्रचार प्रसार किया। पर क्या था ना, अशोक जो है बौद्ध धर्म को धीरे धीरे अपना लिए। आप लोग आगे चल के पढ़िएगा कि अशोक के पुत्र जो है वो कहाँ गया था, तो नेपाल गया था, एक श्रीलंका गया था बौद्ध धर्म के प्रचार में। ठीक है, अशोक ने धर्म के अनुसार बड़े प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता अर्थात सहानुभूति, सेवाओं या दासों के साथ अच्छा व्यवहार के साथ ही दूसरों को धर्म का सम्मान करना चाहिए, है ना। अशोक जो थे वो युद्ध लड़ना अब छोड़ दिए थे, अब बौद्ध धर्म अपना लिए थे और लोगों के प्रति जो है इनका अच्छा व्यवहार हो गया था और लोगों को भी सहानुभूति देते थे, दूसरे धर्म को भी जो है बराबर नजरिए से देखते थे। ठीक है, धर्म के प्रचार करने के लिए महामात्र की नियुक्ति की गई, है ना। बौद्ध धर्म जो थी, जिसको धर्म बोला जाता है, उसके प्रचार हेतु महामात्र की नियुक्ति किया गया, यानी चुना गया कि कौन है जो इसमें बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकता है। ठीक है, चलिए, अशोक जो है वो धर्म किसे कहते हैं? धर्म का साधुता, बहुत से अच्छे कल्याणकारी कार्य करना, कोई पाप न करना, मृदुता जो है, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार, मधुरता, दया, दान, सुचिता, ये सब किसके अंतर्गत आता है? धर्म के अनुसार आता है, धर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन आजकल लोग जो है धर्म को अधर्म करके रख दिए। धर्म तो अपना लेते हैं, कोई भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, लेकिन एक भी ऐसे लोग नहीं है जो अपने धर्म की जो है वो मान्यता देते हैं। हिंदू धर्म मानने वाले लोग झूठ उतने बोलेंगे, पाप उतने करेंगे, चोरी उतनी करेंगे, लेकिन कहेंगे कि हम ये धर्म, ये भगवान को मानते हैं। मुस्लिम धर्म वाले भी लोग, उनका भी वही हाल है। बौद्ध वाले लोग, उनका भी वही हाल है। सारे लोग आज जो है अपना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी को कुछ भी नुकसान पहुंचा देते हैं और अपने आप को धार्मिक समझते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। धर्म है प्राणियों का वध न करना, लेकिन लोग होली दिवाली में मार कर खाते हैं, लोग जानवरों को मतलब की जान से मार कर खाते हैं, ये भी गलत है। किसी भी प्रकार की जीव का हिंसा न करना, आजकल ऐसा है नहीं है। माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, लोग तो माता पिता बड़ा तो गया हवा फैले, अपना काम बनता, लोगों को कहाँ फेंकेगा जिसका कोई ठिकाना। पहले जो अशोक का धर्म था उसमें ये सब चीज़ों को यह बहुत फॉलो करते थे। ठीक है, मेगास्तनीय ने सैनिकों के गतिविधियों का संचालन करने हेतु एक समिति और 6 उप समिति का वर्णन किया है। इनमें से एक का नाम नौसेना का संचालन करना है। एक का काम क्या है? नौसेना का संचालन करना। ठीक है, जो आज दूसरा समिति का क्या नाम था? दूसरा का यातायात और खान पान का व्यवस्था सही होना चाहिए, यानी कि उसका संचालन सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तीसरा का काम था पैदल सैनिकों का संचालन करना। चौथा का काम था अश्वरोहियों यानी घोड़ा का जो रोही होता है उसका सही से संचालन करना। ठीक है, तो पांचवा का काम था हाथियों का संचालन करना। ये सब सारा के सारा जो है युद्ध लड़ने वाले सब एक प्रकार से समझिए कि हथियार। ठीक है, हमारा जो है वो चैप्टर यहीं तक कंप्लीट होता है।
उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे देख रहे थे बहुत मन लगा कर पढ़े होंगे और इसको जो है आप कम से कम 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि इस एग्ज़ाम में अगर आए तो एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जो है अपने पूरे तैयारी को एकदम मजबूत बनाए रखिएगा। ठीक ना, ऐसा नहीं कि चैप्टर कंप्लीट हो गया चलो कॉपी किताब मोड़ो आराम से सो जाओ। ठीक, तो इसका जो है सब्जेक्टिव पूरा हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी हम लेकर आएंगे जल्द ही। जब तक हमारा ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड ना हो, इसको आप कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। ठीक।